A society means a cooperative housing society registered under the MCS Act. The main objective of forming the society as per bylaw number 5A is to obtain the conveyance. मतलब the conveyance is only given to a society. Conveyance किसी इंडिविजुअल मेंबर को नहीं दिया जाता है. तो सोसाइटी फॉर्म करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सोसाइटी के नाम पर कन्वेंस लेना होता है. उसी प्रकार 5B says to manage, maintain and administer the property, which as I said कि उस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, मतलब उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक सोसाइटी का गठन करना बहुत जरूरी है. एन एंटिटी, अ नेम हैज टू बी गिवन टू दैट प्लेस, सो दैट इज व्हाई a society is formed. And to raise the funds for achieving the objective of society. So once the society is formed, then you need to raise funds to achieve the objectives. मतलब कल कन्वेंस भी लेना है आपको तो फ्री में तो आएगा नहीं, मैनेज करनी है प्रॉपर्टी फ्री में तो होगी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करना है प्रॉपर्टी का फ्री में तो होगा नहीं. तो उसके लिए आपको कुछ फंड्स जमा करने होते हैं. Then to undertake social, cultural or recreative activities. Then the object is also to provide cooperative education and training to its members, that is management members, officers and employees. So as of date, running a society is not just because you have been appointed, but you are supposed to undergo proper training. Now why this is important, let me tell you. पुराने ज़माने में अगर कोई सीनियर है हमारे साथ, वो आपसे इत्तेफाक रखेंगे इस स्टेटमेंट से मेरे. पुराने ज़माने में हम ये देखते थे कि टिपिकल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाती थी. जनरल बॉडी मीटिंग में एक सब्जेक्ट रहता था टू अपॉइंट द न्यू मैनेजिंग कमेटी. तो न्यू मैनेजिंग कमेटी के चयन में द सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहता था कि एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा, एक ट्रेजरर अपॉइंट किया जाएगा, एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा और 3-4 या जो भी संख्या है वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे. तो बाकी के अपॉइंटमेंट तो बहुत इजीली हो जाती थी, मतलब उसमें कोई दिक्कत हम देखते नहीं थे. लेकिन द मोमेंट इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी, एक टिपिकल पासिंग द पार्सल या म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू होता था. फिर वहां पे बताया जाता था कि अरे सावंत साहब आप बनिए सेक्रेटरी. फिर सावंत साहब के एक कारण शुरू हो जाते थे कि अरे मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे पास ये है वो है. फिर देसाई साहब आप क्यों नहीं बनते हो पासिंग द पार्सल. फिर देसाई साहब बोलेंगे नहीं 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 मैं तो बन सकता था लेकिन मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये वो. फिर खान साहब आप क्यों नहीं बनते हो. फिर खान साहब बोलेंगे अरे मैं क्या करूँ, मेरा टूरिंग का जॉब है. ऐसे घूमते 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 वो उस मीटिंग में जो सबसे बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं, जो लोग समझते कि ये वेला बैठा हुआ इंसान है, वैसे भी कुछ काम धाम नहीं है, रिटायर्ड पर्सनैलिटी है, उसका चयन किया जाता था. और उसको बोला जाता कि साहब असं पण तुम्ही रिकामे आहात, व्हाई डोंट यू स्टार्ट. और वो भी यही समझता था कि रिटायरमेंट के बाद वैसे भी कुछ जिम्मेदारी तो बड़ी है नहीं, सोशल सर्विस के लिए अभी शुरू करना है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. तो वो भी हाँ बोल देता था. तो अब वो काका को जो आपने सेक्रेटरी बना लिया, तो उसको पता था कि उसका काम क्या है. तो चेक जमा करना, चेक बैंक में डालना, बैंक पासबुक अपडेट करना, अगर पेटी कैश है उसका तो उसका कोई लेखा जोखा रखना, मालिक को पेमेंट देना, लिफ्ट वाले को पेमेंट देना, इलेक्ट्रिक बिल भरना, जो भी ये सब चीजें करने के बाद सेक्रेटरी का ड्यूटी इज ओवर. बट आई थिंक बाय नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट द सेक्रेटरीज जॉब is the biggest and the most responsible job in the entire portfolios that we are discussing. So इतना सारा काम समझने के लिए उनको कोऑपरेटिव में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है. कई साल से लोगों के कन्वेंस नहीं हुए हैं. जब हम उनको पूछते हैं तो हमको यह पता चलता है कि सोसाइटी तो बढ़िया चल रही है, लेकिन दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स. दे डू नॉट नो व्हाट आर द प्रिवेलिंग लॉज, जिसके वजह से 30, 40, 50 साल तक सोसाइटी के कन्वेंस भी नहीं हुए. नाउ जमाना चेंज हो गया है, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. सो एज ऑफ डेट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट नॉट ओनली द कमिटी मेंबर्स, द ऑफिस बेयरर्स, द एम्प्लॉइज, बट इवन मेंबर्स इंडिविजुअली टू डू ऑल थिंग्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी. मतलब बेसिकली सोसाइटी को चलाने के लिए जो भी चलता है वो सब उनको करना जरूरी. Necessary provision of sinking fund.
The necessity of sinking fund is because it is a fund that is created by a cooperative society by setting aside, okay, fixed deposits, a part of society's charges collected over a period of time and utilizing the same at a future date with interest accrued. So इसका एक अलग से फंड बनाया जाता है, उस फंड को जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को एंजॉय करने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, उस इंटरेस्ट को भी उसमें वापस डालना पड़ता है. सो दैट इट इज वेरी, मतलब उस फंड का नाम ही दिया है सिंकिंग फंड, विच मीन्स वो बिल्कुल एंड ऑफ द, मतलब जब सब व्हेन एवरीथिंग इज ओवर तभी उसको हाथ लगा सकते हैं. द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग सच अ फंड इज टू प्रोवाइड फॉर अ सम ऑफ मनी required for repairs or redevelopment because the society is only a service organization and it has no source of income. You will all agree with me कि हाउसिंग सोसाइटी में इनकम का कोई भी जरिया नहीं होता है. आप में से आप लोग जो पैसा जमा करोगे आपकी जो जरूरत है उसमें वो पूरा किया जाएगा. और सिंकिंग फंड किस जरूरत के लिए होता है, तो ये रिपेयर्स के लिए होता है, या जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जाती है तब आपको जो फंड लगता है काम करने के लिए, एट दैट पॉइंट यू कैन यूज दिस. The alternative is to collect contribution from members in such a manner as is provided in the bylaws. मतलब there are, मतलब sinking fund जो दिया है उससे भी आप ले सकते हो, उसमें ऐड भी करना है तो there are provisions where you can also think of adding some amount into the sinking fund. Now basis for fixing the sinking fund is as per bylaw number 13C, where it states that the provision for the creation of a sinking fund, 13C का ही bylaws है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. As per the provision of 13C, okay, the sinking fund can be collected at the rate of 0.25% of the construction cost. So building जब बन के तैयार हो जाती है, आप लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स लेने के बाद, जैसे मैंने कहा फर्स्ट जनरल बॉडी आप बुलाते हो, तो सिंकिंग फंड की एक अमाउंट तय की जाती है. वो तय कैसे की जाती है, तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस कि जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ी गई है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 0.25% कैलकुलेट किया जाता है. और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको आर्किटेक्ट सर्टिफाई करके बताते हैं, बिकॉज आपको और हमको तो पता नहीं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी. तो इट इज द आर्किटेक्ट हु विल टेल यू एग्जैक्टली कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पकड़नी चाहिए, और उसके बेस पे 0.25% इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड. द कॉस्ट ऑफ द लैंड आर एक्सक्लूडेड इन द चार्जेस कलेक्टेड बाय द सोसाइटी, and in case of an eventuality the land remains as it is even if the building collapses. So कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि लैंड को कुछ नहीं होने वाला है, लैंड वहीं खड़ी होने वाली है. जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है वो अगर जर्जर हो जाती है और उसको कोई रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो ये पैसा उसके लिए यूज किया जाता है. Ascertaining the construction cost is procedure. कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट एज बिलो. आपने देखा होगा आपके सोसाइटी का एड्रेस होता है, उसके नीचे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर का डिकोडेशन किया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्ट्रोक तालुका और वार्ड स्ट्रोक क्लासिफिकेशन स्ट्रोक सब क्लास क्लासिफिकेशन नंबर ईयर एंड डेट, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मुंबई स्ट्रोक एम वार्ड, जो भी वार्ड होगा आपका, स्ट्रोक HSG मतलब हाउसिंग सोसाइटी TO और TC, stroke 1 2 3 4, then the year in which is done and the date. Okay, in a cooperative society where the society must have purchased or taken a land on lease and constructed the flat, so it is easier to find out the construction cost. मतलब जहाँ आपने खुद परचेस किया, आप खुद बना रहे हो, सोसाइटी फॉर्म करने के बाद खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. However, for societies whose sub classification is TC, the actual price paid by the purchaser in some cases differs. This is what is mentioned in the agreements, even though the flats are located on the same floor having identical and similar areas and dimensions. So इसका illustration हम आपको दिखा रहे हैं कि date of obtaining OC suppose 15 January 2020 है and society is registered in February 2020, and suppose the cost of the flat bearing number A is 102 in suppose Dreamland CHS Limited at Chembur is 60 lakh रुपए of an area of 500 square feet. The construction cost as on January 2020 is suppose 4,000 rupees per square feet. So 4,000 multiplied by 500, that is equal to 20 lakh rupees. 0.25% of 20 lakh comes to 5,000 रुपया. तो 5,000 divided by 12 months, so आपका सिंकिंग फंड हर महीने 417 रुपए होगा, जिसको राउंड ऑफ करके 420 पे आप रख सकते हैं. So this is the way it is roughly calculated. Similarly, suppose the cost of the flat bearing A in Vaikundam is 55 lakhs and the area is 500.
Again, the construction cost as on January is suppose 4,000. So 4,000 into 500, then 0.25 of that, 5,000 divided by 12 is this. Even though the agreement values may differ, okay, but the sinking fund amount of the society is going to remain same because construction उस बिल्डिंग का लिया जाता है, उसके एग्रीमेंट का नहीं लिया जाता, मतलब उसने कितने में फ्लैट खरीदा, दैट इज नॉट बी गोइंग टेकन द बेस. इसी के लिए हमने आपको ये दो इलस्ट्रेशन दिखाया कि फ्लैट के एरिया पे सेल वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं होता है, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ही कैलकुलेट किया जाता है. प्लस द प्राइसेस पेड बाय डेवलपर टू द डेवलपर बाय द परचेसेस इंक्लूसिव ऑफ द प्रोपोर्शनल लैंड वैल्यू. प्लीज अंडरस्टैंड, आप जब फ्लैट खरीदते हो तो जो पैसा आप उस डेवलपर को देते हो उस फ्लैट को खरीदने के लिए, उस पैसे में टेक्निकली उस लैंड की वैल्यू भी आ जाती है. तो लैंड के लिए आपको अलग से पैसा नहीं होता है, इसलिए वो लैंड को सोसाइटी के नाम पे कन्वे करना बहुत जरूरी, बिकॉज इस लैंड का पैसा आप ऑलरेडी उनको दे चुके हो. इट वुड बी रॉन्ग टू कलेक्ट सिंकिंग फंड फ्रॉम मेंबर्स बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट वैल्यू, एज सम फ्लैट ओनर्स हु आर ऑनेस्ट इन रिकॉर्डिंग द एक्चुअल एग्रीमेंट वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर्स में एंड अप पेइंग मोर. तो इसलिए फ्लैट की वैल्यू नहीं ली जाती है. So to bring about uniformity, 0.25% of the construction cost is considered. Construction cost can be decided as the cost on the date of the OC. So OC के डेट में जो भी आपका construction cost है उसको बेस पकड़ा जाएगा. If there is no OC, I mean that would be a question from your side. अगर OC नहीं है तो if no OC then based on the directive issued by the architect. फिर आप architect से properly उसका working लोगे कि भाई कितना इसका कॉस्ट बनता है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की तारीख में क्या है, उस बेस पे आप आगे चलते हो. नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंकिंग फंड इज ऑब्लिगेटरी. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सिंकिंग फंड का पैसा आप ऐसे वहां रख नहीं सकते हो, उसको इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. द कलेक्शन ऑफ सिंकिंग फंड इज नॉट फॉर इमीडिएट पर्पस. अगेन द सेम थिंग व्हाट आई एम रिपीटिंग, ये फंड आपके इमीडिएट पर्पस के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो. इट इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एट द टाइम व्हेन द बिल्डिंग अंडरगोज रिपेयर्स और रीडेवलपमेंट. It is experienced that most of the societies do not charge sinking fund as per the bylaws to a deficit of funds when a major repair question arises. Hence provision. मतलब कई सोसाइटीज हमने देखा है कि वो लोग सिंकिंग फंड को दरकिनार करते हैं. They think ये 0.25% लेके क्या करना है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोविजन बायलॉज में है and every society has to follow the provisions of the bylaws. As per bylaw 15 or section 154B17 of the MCS Act 1960, investments have to be made. मतलब ये जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा इसको बाकायदा इन्वेस्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. And interest accrued from the fixed deposit of sinking fund also need to be reinvested so as to increase the corpus substantially. This is to be done taking into consideration the future escalation cost in terms of material manpower. तो आप समझ सकते हो कि आज जो आप जमा करने वाले हो इतना छोटा अमाउंट है कि इन द टाइम टू कम जब आपको ये इस्तेमाल करने को सचमुच निकालोगे तो दिस 0.25% सीम्स टू बी अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट. बहुत कम लगता है ये अमाउंट, इसलिए जो भी इंटरेस्ट एक्योर होता है वो भी उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है. मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस इन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैविंग ए क्लास ऑफ ऑडिट फॉर द लास्ट 3 years consecutive depending upon which district your cooperative society is located. If no such bank is located then any other nationalized bank. लेकिन ये इसको लीन मार्क करना बहुत जरूरी. In any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act 1982, in the shares or security bonds or debentures issued by any other society with limited period. So ये इन्वेस्ट कैसे करना है उस अमाउंट को, और अगर एनहांस करना है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है. In any other mode permitted by the rules or by the general or special order issued in that behalf by the state government. So अब जब तक स्टेट गवर्नमेंट से कोई स्पेसिफिक रूल नहीं आता है, ये जो आपको हमने बताया उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस इज विद द इंटेंट टू फेच substantial returns to the society as to avail benefits by virtue of non-deductions of the tax at source under section 80 into bracket P2D of the Income Tax Act. मतलब ये सारा इसलिए किया जाता है कि taxations का whatever taxations are levied, in that how to get maximum benefits by these investments. So where investments in nationalized banks are liable for deductions or TDS and the society becomes poorer. So that is the reason why ये नेशनलाइज बैंक में रखने के लिए सलाह नहीं दी जाती है.
ओके, कोऑपरेटिव बैंक में रखने को बोला जाता है बिकॉज वहाँ पे ये एडवांटेज होता है, वरना नेशनल बैंक में आपको टैक्स भी लगता है, डिडक्शंस भी होता है, टीडीएस वगैरह वगैरह, तो जहाँ सोसाइटी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर नहीं है, अपने पास कोई चारा नहीं है, देन यू मे हैव टू गो एंड पुट इट इन द नेशनलाइज्ड बैंक। नाउ हाउ इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंड्स कैरिड आउट? Utilize all the funds shall be with a specific prior approval of the general body. So general body की approval is absolutely a must. मतलब general body की approval के बगैर आप ये sinking fund नहीं निकाल सकते, especially societies which are going for redevelopment. तो you need a proper resolution from the general body. इसमें एक good news यही है कि before the amendment there was a situation where even for removing the sinking fund, जो आपने खुद जमा किया है आपके खुद के खर्चे के लिए, you required the permission of the deputy registrar. Thank God कि now that provision has been done redundant, so now at least general body can sit and decide on removing that fund. Now refer to bylaw number 14 for the sinking fund, which says that you need to maintain a register of the sinking fund member wise. For withdrawal of sinking fund, resolution to be passed in GB, which I have already said. For specific requirement pertaining to construction of its building or structural additions or alterations as opined by the appointed architect. वहाँ अगर आपको जरूरत पड़ी तो definitely you can use this. Or for carrying out heavy repairs as certified by the architect. Dilapidated condition building है, heavy repairs है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, definitely ये fund आपके काम आएगा. Withdrawal of sinking fund to be recouped within the next 5 to 7 years. So please understand, ये पैसा अगर आप रीडेवलपमेंट में गए तो बात अलग है, अगर रीडेवलपमेंट में नहीं जाते हो और वैसे अगर रिपेयर के लिए आपने ये फंड्स को यूज किया है तो उसको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोसाइटी ड्यूज। सो दे आर चार्जेस लेविड बाय द हाउसिंग सोसाइटी फॉर द सर्विसेज। तो जब एक सोसाइटी फॉर्म हुई है, लोगों ने फ्लैट्स परचेज किए हैं, लोग रहने को आ गए हैं, लोगों को सर्विसेज चाहिए अलग अलग प्रकार के, तो एज यू नो सर्विसेज फ्री तो आती नहीं है, तो उस सर्विसेज के प्रति जो पैसा खर्च होने वाला है वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा मेंबरशिप निकालेंगे। तो ये पैसा जो आप निकालोगे उसको नाम दिया गया सोसाइटी ड्यूज। तो आप उस सर्विसेज के एवज में जो सोसाइटी को पैसा दोगे, दोज आर ड्यूज फ्रॉम योर साइड टुवर्ड्स द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। सो द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ बॉडी which looks after the welfare of its members and maintenance of the common area and the surrounding areas of the building. You will agree with this? तो वहाँ एक बॉडी बनाई जाती है जिसका काम है सोसाइटी का वेलफेयर का मतलब ध्यान रखना और जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, और उसके लिए जो खर्चा होता है वो एज मेंटेनेंस लोगों से लेना। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज एरियाज द सोसाइटी लेवीज certain charges to its members which are enlisted in the model bylaws, particularly in 65 to 69. तो किस प्रकार के आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, किस वजह से लिए जाते हैं, इसका सारा लेखा जोखा इफ यू रीड बायलॉ नंबर 65 to 69 it will tell you exactly what kind of dues are there. So I am now placing before you what the bylaw number 65 says. It is basically telling you the composition of charges levied by the society. यहाँ पे अगर आपने देखा होगा bylaw number 65 subsection 7 it says service charges. Service charges is again going to be another chunk of lot of charges put together. Now these charges जो आप देख रहे हो, these are all specific charges which are there, and every member is expected to pay towards the bills that are raised against their account on charges which are pertaining to this group that I have just now discussed with you. Now charges levied by housing society as per bylaw number 66, उसका ब्रेकअप क्या है वो समझना चाहते हैं। सर्विस चार्जेस ऑफ द सोसाइटी वो क्या है? तो इट इज सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ, लिफ्टमैन, वॉचमैन, मालीज एंड एनी अदर एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी वेयर द सोसाइटी हैज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, देन उस ऑफिस का प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, सोसाइटी का जो कामकाज होने वाला है उसका प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड पोस्टेज चार्जेस। अगर आपने देखा है कि वो डी में लिखा है हमने ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस चार्जेस टू द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। सो एज पर द बायलॉज कमिटी मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर चार्जिंग ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस चार्जेस, और जो भी स्टाफ है मतलब उनका मैनेजर है, उनका अकाउंटेंट है, उनका लीगल कंसल्टेंट है, तो उनको भी दे सकते हैं। लेकिन
let me share my experience with you. No society people actually take these charges because सबको पता है कि एक ऑनररी जॉब कर रहे हैं और जो स्टाफ रखा है उनको उनके अलाउंसेस में वो सब ऐड करके सैलरी बनाई जाती है. So generally this is not there. At the same time, sitting fees can be paid to the members of managing committee. मतलब जो लोग चुन के आए हैं कमिटी में उनको ऑनरेरियम भी चार्ज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विच यू हैव टू डिसाइड उनको कितना देना है, क्या देना है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरली जो सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं वो ऑनरेरी बेसिस पे ही करते हैं, तो इसलिए दे डोंट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ बिकॉज सिंस दे आर स्टेइंग देयर. एंड एज आई सेड इट इज बेसिकली अ सोशल वर्क that you are doing. So generally people do not charge, but why I am showing you this is that just to highlight to you that there is provision in the bylaws. If they would like to take or if you would like to give, there is a provision in that. Also subscription to the education fund of the Maharashtra Rajya Sahakari Sangh. So ये जो education training programs है उसके प्रति आपको सब्सिडी देना अनिवार्य है. मतलब you have to pay, एक फंड निकाल के साइड में रखना पड़ता है जो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको पे करना होता है. एंड व्हेनेवर देयर इज द एजुकेशन जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उसमें से उसी खर्चे में से ट्रेनिंग सेशन होता है उनका. एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द हाउसिंग फेडरेशन और एनी अदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट टू विच द सोसाइटी एफिलिएटेड. व्हेन द सोसाइटी इज एफिलिएटेड टू एनी काइंड ऑफ फेडरेशन और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन तो उनका जो फीस है वो भी देना है. ये सारा आपको इट कम्स अंडर द सर्विस चार्जेस. सिमिलरली एंट्रेंस फीस फॉर एफिलिएशन टू द हाउसिंग सोसाइटी, फेडरेशन और एनी अदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस, the audit fees for the internal, the statutory and re-auditing, the expenses incurred at meeting of the general body, the committee and the subcommittee. मतलब जब भी मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है उस मीटिंग का अगर कोई खर्चा, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज तो नहीं करती है लेकिन ऐसे हमने सोसाइटीज देखी है जहाँ पे प्रॉपरली स्नैक्स दिए जाते हैं. कई सोसाइटीज में लंच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर जनरल बॉडीज. तो दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी सोसाइटी टू सोसाइटी हाउ टू डू इट. आज की तारीख में टावर्स में ये चलन बहुत देखने को मिला है वेयर पीपल आर सर्व्ड स्नैक्स और फूड और whatever light snacks that are provided for attending the meeting or while the meeting is going on. Similarly, there is something known as a retainer fees or legal charges, statutory inquiry fees. However, legal charges of any dispute litigation whatsoever nature between member to member or member and a family in which society is part, such cases legal and litigation charges is charged to the respective members. About common electricity charges and any other charges approved by the general body at his building. However, such charges should not contradict the provisions of the act, rules and bylaws. मतलब why I am saying this, एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ कि many a times we see lot of problems the societies are facing because of parking issues. तो पार्किंग में कई बार हमने ये देखा है कि तू मैं होती है, उसके बाद वो पार्किंग वायलेशन के लिए एक फाइन लगाया जाता है कि चलो ये अगर गलत पार्क कर रहा है तो उसको फाइन करो. अब क्या होता है when the general body is being conducted, everybody is on fire and there is a heated argument, बहुत सारा डिबेट डिस्कशंस बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाता है एंड सडनली पीपल कम विद इसको तो आप लगाओ सर 1000 पर डे लगाओ इसको चार्जेस. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर चार्जेस दैट यू आर गोइंग टू पुट, even if you try to get it approved from the general body, if those charges are in contradiction to the provisions of the act, rules and bylaws, then such charges are not permissible. So at the heat of the moment में अगर आप ऐसा कोई चार्ज लगाने वाले हो तो that is not going to be acceptable. So you have to understand कि charges वही लगा सकते हो जो act, rules और bylaws के frame में पड़ता है. Then bylaw number 67A, where committee shall apportion shares of each member, which will be as follows. So आपको contribute करना है किसके लिए? Property tax के लिए. उसका कैसे होगा? As fixed by the local authority. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आपके सोसाइटी के ऊपर लगाया जाता है एज पर दी एरिया दैट इज ऑक्यूपाइड, उतना ही टैक्स आप लोगों से सोसाइटी जमा कर सकती है, आपको बिल कर सकती है. मतलब इट कैन नॉट बी कि अगर डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए की इंक्वायरी आई है या टैक्स लेवी किया है तो आप 1.25 लाख लोगों से ले सकते हो. नो,
whatever has been billed from the department उतना ही पैसा इक्वल जो भी प्रोपोर्शन में डिवाइड करके वो मेंबर्स को आपको बिल करना है. And property tax, again I am telling you, it is not going to be divided in equal parts. It is going to be actual, whatever has been levied by the department. Similarly, water charges on the basis of total number and size of the inlet provided in each flat. But nowadays people do not follow this system. They go, the water charges are always divided equally among people because वो inlet check कौन करेगा, फिर वो कितना use करता है. Of course, now we are now reaching a period where there will be meters fixed on each flat to monitor what kind of usage is going on of water, because water is a very precious commodity. Then expense on the repair and maintenance of the building of the society at the rate fixed in general body. So जब आपने सोसाइटी में फ्लैट लिया है, immediately तो repairs निकलता नहीं है. So that is why there is a provision in the bylaw which says that you are required to generate an amount which is 0.75% of the construction cost per annum. So जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका कैलकुलेट किया है उसका 0.75% आपको सोसाइटी में जमा करना है पर एनम, विच इज गोइंग टू बी गोइंग अंडर द हेड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड. सो ये एक अलग से फंड आप तैयार करोगे जो 20-25 साल जिसके बाद आपका रिपेयरिंग आएगा तब ये एक्सपेंसेस के लिए आपको यूज करने को मिलेगा. सिमिलरली एक्सपेंस ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ रनिंग द लिफ्ट which will be equally by all the members of the building in which the lift is provided, irrespective of the flat whether they use it or no. Fact मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बहुत सारी सोसाइटीज में क्लैशेस देखा है कि ग्राउंड फ्लोर वाला होता है कि मैं क्यों भरूंगा लिफ्ट का पैसा, मैं तो ग्राउंड फ्लोर में तो मैं लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ. कई बार हमने देखा कि देयर आर शॉपकीपर्स उसे हम सोसाइटी के लिफ्ट यूज नहीं करते. द लॉ स्टिपुलेट्स दैट इस लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए और चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है that will be divided equally among the members whether he uses the lift or he does not use it. Similarly, sinking fund as provided under bylaw number 13C which I have already discussed with you, and service charges, if you can see it is in red, service charges are equally divided by the number of flats. So apart from your property tax, your sinking fund and your repair maintenance fund which is charged on the square feet basis, all the other expenses put together are divided equally amongst the members irrespective of whether they are in 1 bedroom hall or 2 bedroom or 3 bedroom. म्हणजेच काय की सर्व्हिस चार्जेस हे सगळ्या लोकांना द्यावे लागतात आणि इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड केलं जातं. ते the parking charges at the rate fixed by the general body of the society at its meeting under the bylaw number 84 and 85. If you read the bylaws, 78%, 85% the bylaws आहेत. In these bylaws, it talks about the parking. What are the rules for parking? So the charges for parking you could decide by the general body meeting, in which you will decide कि कितना parking charges लगाना है. अब ये भी जब आप decide करते हो तो please understand you cannot charge exorbitant or wrong charges. मतलब पार्किंग के लिए यू कैन नॉट से लगाओ 10,000 रुपए पर मंथ फॉर वन कार, दैट वुड बी रॉन्ग. सो दिस अगेन हैज टू बी सैट प्रॉपरली डिस्कस, डिबेटेड एंड देन डिसाइडेड. whatever is decided by the general body is binding on all those people who are wanting to have a parking space in the society. It could be a two-wheeler, it could be a four-wheeler, it could be a three-wheeler, whatever it is. Now as per bylaw number 67A again, interest on the delayed payment charges at the rate of 21% under the bylaw number 70 to be required from the defaulter. मतलब ये जो 21% है that is the highest amount. So society can come together and decide कि हमको 2% लगाना है, 8 लगाना है, 18 लगाना है, 20 लगाना है या 21 लगाना है. बट 21 के आगे आप नहीं जा सकते. Repayment of the installment of the loan and interest, NOC charges at the rate fixed under the bylaw number 43. NOC मतलब non-occupancy charges. Now as these charges are already fixed by the state government of Maharashtra as per the government circular dated 1st of August 2001. So these charges are already fixed at 10% of the service charges. So आप 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, लेकिन 11 या 12 या डबल नहीं कर सकते. So insurance charges basically is charged as per the built up area of each flat provided. If there is any increase, मतलब ये इंश्योरेंस चार्ज ऊपर नीचे कब हो सकता है? अगर उस बिल्डिंग में किसी फ्लैट में कोई
स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ गुड्स स्टोर कर रहा है या कोई कमर्शियल पर्पस का, तो ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके इंश्योरेंस चार्जेस में डिफरेंस आ सकता है। और डेफिनेटली ये जो भी एडिशनल बर्डन सोसाइटी पे आने वाला है वो उस फ्लैट ओनर से या उस कमर्शियल ओनर से ही वसूल किया जाता है, बिकॉज बाकी लोगों पे वो भार डालने का मतलब नहीं बनता है। लीज रेंट, ऑफ कोर्स द बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हिच द लीज रेंट इज कैलकुलेटेड। नॉन एग्जिट चार्ज एनी चार्ज तो भरना पड़ता है। एजुकेशन ट्रेनिंग फंड इज ₹10 पर फ्लैट पर यूनिट। नाउ दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल फ्लैट्स, ऑन ऑल सोसाइटी मेंबर्स। ₹10 पर फ्लैट आपको देना ही देना होता है। देन देयर इज एन इलेक्शन फंड। ओके, ये इलेक्शन फंड आपको जमा करना क्यों है? बिकॉज इलेक्शंस जब कंडक्ट किए जाते हैं तो उस इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, और उस प्रक्रिया को, मतलब उसमें स्टेशनरी यूज होती है, उसमें छोटा मोटा खर्चा होता ही है, तो जिसके लिए द सोसाइटी इज सपोज टू स्टार्ट गैदरिंग सम काइंड ऑफ इलेक्शन फंड, जो इलेक्शन के वक्त 5 साल बाद उनको यूटिलाइज कर सके, जो बहुत मिनिमम होता है बेसिकली। एंड एज आई सेड, एनी अदर चार्जेस एज मे बी डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी। सो जनरल बॉडी के पास अख्तियार है, लेकिन अगेन जनरल बॉडी हैज टू चार्ज ओनली विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज। Now 67B talks that the committee shall fix in respect of every flat the society charges on the basis laid down under bylaw number 69A. तो 68 क्या बोल रहे हैं? Repairs and maintenance charges carried by society. The following repair and maintenance of the prices of the society shall be carried out by the society at its own. मतलब ये किस लिए रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है? फॉर ऑल इंटरनल रोड्स के लिए रिपेयर कौन करेगा? सोसाइटी करेगा। कंपाउंड वॉल्स सोसाइटी करेगी। एक्सटर्नल वाटर पाइपलाइंस सोसाइटी करेगी। वाटर पाइपलाइंस सोसाइटी करेगी। वाटर स्टोरेज टैंक्स सोसाइटी करेगी। ड्रेनेज लाइंस सोसाइटी करेगी। सेप्टिक टैंक सोसाइटी करेगी। स्टेयरकेसेस सोसाइटी करेगी। टेरेस एंड पैरापेट वॉल सोसाइटी करेगी। स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ रूफ ऑफ ऑल फ्लैट्स। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई पुट इट इन रेड जानबूझ के, कि दिस इज वन आइटम जिसके ऊपर आज भी बहुत ज्यादा देयर इज लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी कि वेदर हर फ्लैट की छत को रिपेयर करना जरूरी है क्या। एक्चुअली द रूफ ऑफ द फ्लैट विच इज बिलो द टेरेस, दैट इज अंडरस्टूड दैट सोसाइटी हैज टू टेक केयर, बट दिस इज वन थिंग विच इवन टुडे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट में फंस जाता है, बट लॉ बुक में लिखा हुआ है। At the same time, staircase lights, street lights, external walls of the building, all leakage of water due to rainwater, electrical lines up to main switches of the flat, the lifts, the damaged ceiling and plaster thereof in the top floors, you know, where the terrace के नीचे जो top floor है, वो कई बार डैमेज हो जाता है। Then your security appliances, जो CCTV, intercom, group mobile, whatever, these kind of devices that you are sharing, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। रेन हार्वेस्टिंग का जो है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो दैट दे विल टेक केयर ऑफ। योर सेवरेज, योर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, देन कॉमन एरियाज नॉट स्पेसिफिक अलॉटेड में, कॉमन एरिया में भी स्विमिंग पूल जहाँ पे है, सौना बाथ है, कैफे हाउस है। तो कई बार हमने देखा है कि पीपल डू अवे विद द स्विमिंग पूल एंड ये सब चीजें, मतलब जो मिडिल क्लास सोसाइटीज है, दे डोंट प्रेफर दिस बिकॉज ये बर्डन एवरी मेंबर पे आता है। मतलब यू कैन नॉट से कि आई एम नॉट यूजिंग द स्विमिंग पूल, बट इफ इट इज अवेलेबल तो उसका खर्चा आपके अकाउंट में लगने वाला ही है। एट द सेम टाइम दी पार्किंग लॉट्स जो है जिसका आप भाड़ा भर रहे हो, उस पार्किंग लॉट की देखभाल और मेंटेनेंस का जिम्मा ये सोसाइटी का ही होता है। सो यू कैन नॉट गो एंड स्टार्ट ब्रेकिंग योर पिलर्स ऑफ द पार्किंग लॉट सेइंग कि मैं तो भाड़ा भरता हूँ, ये मेरा है, मैं जैसे चाहूँ उसको करूंगा। यू कैन नॉट टच दैट बिकॉज दैट इज सोसाइटीज प्रॉपर्टी। सो एनी काइंड ऑफ रिपेयर्स टू दोज पिलर्स ऑफ द पार्किंग लॉट is society's responsibility and only they are authorized to repair it. Then the common parking spaces also obviously with them, solar and alternate energy devices again with them, garden, community hall. So whatever common amenities which are there, they are supposed to be looked after by the society management and वो खर्चा सर्विस चार्जेस करके आप पे लेवी किया जाएगा और आपके पैसे से ही वो सारा मेंटेन किया जाएगा। Now 68B also talks about all the repairs not covered in the bylaw 158A shall be carried out by the members at their cost. In short, the expenditure to the internal leakage due to toilet, sink, etc. should be borne by the concerned flat owners. मतलब फ्लैट के मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर there are hundreds of litigation matters in the courts lying कि थर्ड फ्लोर में से सिंकिंग में से सेकंड फ्लोर के घर में पानी गिर रहा है, toilet is seeping, your
वॉश बेसिन इज सीपिंग, योर किचन में से पानी नीचे जा रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो वहां पे इट इज नॉट कवर्ड बाय द सोसाइटी, इट इज टू बी कवर्ड बिटवीन द टू मेंबर्स हु आर स्टेइंग अप एंड डाउन. Bylaw number 61(9) says that payment to the society charges, the secretary of the society shall prepare the demand bill notice in respect of the charges of society payable by the members on the basis of this bylaw number 70A, and issue the same to all the members on or before the date fixed by the committee in that behalf. Every member of the society shall pay the amount mentioned in the bill demand notice in full within such period as may be fixed by the committee. Definition of the dues. As per the section 154B1 subsection 12, dues means the amount payable by the member or the flat owner to the society. This is the definition of the due. So whatever is payable by the member to the society is termed as due under 154B1 subsection 12. The definition of default is as per the MCS Act section 73CA subsection 11E. Member who defaults payments of the bills of the society within 3 months from the date of service of the notice in writing served by post under certificate of posting demanding the payment of dues. मतलब 3 महीने के बाद अगर आपको नोटिस सर्व की जाती है और वो पैसा आपने नहीं दिया है, then you are termed as a defaulter. So 3 महीने तक अगर पैसा नहीं है तो डिफॉल्टर नहीं गिना जाता है. In short, 70 Bylaw number 70A says a member shall be deemed to have committed default in payment of the charges of the society if the payment mentioned in the demand notice is not made within the period as prescribed under the section 73(11)(e) of the Act. The secretary of the society shall bring these cases of default in payment of the society charges to the notice of the committee. मतलब सोसाइटी में सेक्रेटरी का दायित्व होगा कि जिन लोगों ने 3 महीने के ऊपर जिनके पेमेंट्स ओवर ड्यू है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ही इज द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट अप बिफोर द कमिटी एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन टू द सोसाइटी. 70B talks that in case of default by members payment of the maintenance and service charges, the committee shall initiate a recovery procedure under section 91. Now why I am showing you this is very simple कि मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस और जो बाकी के वो अगर नहीं देता है तो अंडर सेक्शन 154B29 you will go. Now as you know, the last amendment which was carried out in the MCS Act was on 9th March 2019, where the ordinance led to the addition of section 154A and B, which deals exclusively with the cooperative housing societies, and wherein the section 101 of the MCS Act 1964 recovery is now replaced. See, 9th March 2019 को there is an ordinance which led to the addition of a new section known as section 154A and B. Now this was a golden chapter for all of us because कई सालों से गवर्नमेंट से ये गुहार लगा के बैठे हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर को एक अलग पहचान दीजिए, उसके लॉज भी अलग बनाइए, स्पेशली हाउसिंग को, बिकॉज हाउसिंग में और बाकी के कोऑपरेटिव सेक्टर्स में बहुत सारा अंतर हमको देखने को मिलता है. ऐसे बहुत सारे लॉज है जो बाकी के कोऑपरेटिव्स पे ठीक बैठते हैं लेकिन सोसाइटी के लिए वो अन्यायिक सिद्ध होते हैं. तो उस एवज में ये 154A और B अब आ चुका है, ओके, विच डील्स एक्सक्लूसिवली विद द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, एंड जहां पे यू विल ऑब्जर्व दैट सेक्शन 101 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय सेक्शन ऑफ 154B29 कि रिकवरीज आर टू बी कैरिड आउट अंडर सेक्शन 154B29 of the MCS Act. Now interest payable on the arrears as per bylaw number 71, which I have already told you, interest on defaulted charges. A member shall be required to pay simple interest at the rate of 21% per annum or at such a lower rate as may be fixed by the general body. Under no circumstances can the society pass an order in its general body for levying an interest amount above 21%. The charges of this have to be passed by in the general body, and if the charges are not passed by the general body then they are not recoverable. So ये interest amount जो भी आपको charge करना है उसके लिए proper general body लेना जरूरी है. Alternatively, whenever the claim is complicated nature, recovery can be initiated under section 91 of the MCS Act.
charges decided by the managing committee and not by the GB are recoverable. So all penalties, fines or any kind of interest component is to be decided in the general body meeting only. The recovery case under section 154B29 can be filed against the member or even non-member जो occupant है of the flat or the garage or shop whatever it is in the registered cooperative and whose dues are pending in the records of society. मतलब recovery not only against the member but occupant होगा तो उसके खिलाफ भी आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि lot of societies में there are shops or there are flats which have been given on rent and for some strange reasons जो ओनर है वो कहाँ है पता नहीं है, वो कई सालों से आ नहीं रहा है, तो जो अंदर बैठा है उसको लगता है ये फ्लैट मेरे नाम पे हो गया है, ओके, एंड ना वो भाड़ा भर रहा है ना ओनर भाड़ा भर रहा है और वो फ्री में रह रहा है। तो कई बार सोसाइटी को एक क्वेश्चन मार्क पड़ता है कि अब ये भाड़ा किससे वसूल किया जाए, ये वो तो ओनर है नहीं, और वो बोलता है कि साहब आप मेरे नाम पे बिल दो मैं पैसा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे जोक इंसिडेंट हमको देखने को मिलते, कॉमेडी इंसिडेंसेस, जहाँ वो उसको लगता है कि मेरे नाम पे भाड़े पावती आ गई मतलब फ्लैट मेरे नाम पे हो गया, तो दैट इज नॉट द केस। जिसके नाम पे फ्लैट है यू कैन इनिशिएट द रिकवरी प्रोसेस अगेंस्ट दैट पर्सन एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल then whoever is the occupant of that flat or that shop or that commercial property उसके खिलाफ आप definitely recovery proceedings initiate कर सकते हो। Recovery case is required to be filed before the deputy registrar stroke assistant registrar of the cooperative societies based on the ward or taluka where the society is located. Charges decided by the managing committee or charges discussed in the general body but resolution not passed for the same cannot be recorded. 9th March 2019, the section 154 A and B which deals exclusively with CHS. Now what it says, 154B29(1) says, notwithstanding anything contained in the section 91, 93 and 98 on any application made by a housing society for recovery of its dues or for the recovery of repairs and maintenance, construction and service charges, and on the housing society concerned furnishing a statement, accounts and any other documents as may be prescribed in respect of the arrears registered may, after making such inquiries, he deems fit grant a certificate. तो 154B9(1) क्या कहता है कि society will have to go before the deputy registrar, make an application before him in the prescribed format, explaining to him what kind of dues are pending for recovery and what is to be recovered from whichever flat, shop or garage. Under section 154B9 the case is filed. That is precisely what we are trying to say. Then again the recovery of the society charges imposed must be as per bylaws adopted and must be approved in the general body. At the same time society must raise monthly demand notice bills to the member by mentioning the dues and its details. मतलब आप बिल नहीं दोगे और आप उम्मीद रखोगे कि वो आपको पर मंथ जो भी आपने तय किया वो पैसा दे रहा है, तो दैट इज नॉट परमिसिबल. द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू रेज द मंथली डिमांड नोटिस, जिसको बिल्स कहते हैं, टू द मेंबर्स, वेयर यू हैव टू मेंशन द अमाउंट व्हिच इज टू बी पेड बाय द मेंबर्स. Now the dues will comprise of what? The dues will comprise of the society charges towards repairs and maintenance, construction costs and service charges. It will also contain the interest thereon as per the resolution of the general body. 71 के हिसाब से जो भी जनरल बॉडी ने रिजॉल्व किया है, the upper limit for the interest portion, वो आप उसमें लिखोगे. Penalties for different breaches of bylaws of the society 165 से लेकर 169 तक जो भी उन्होंने दिया है, अगर there are any breaches of by any member, so that will come as a separate heading in the maintenance bills. So maintenance bills में basically क्या होगा? It will either talk about your sinking fund charges, your repair maintenance charges, your assessment tax per area, your service charges, everything put together. उसके अलावा पार्किंग चार्जेस होंगी, इंटरेस्ट चार्जेस होंगी, कोई स्पेसिफिक अदर चार्जेस लगाए होंगे, ओके, फाइन्स होंगे, पेनल्टीज होंगे, those will be different charges, but mainly service charges and the other charges put together. The documents to be kept ready. Now whenever you are going to file a recovery proceedings against any member, it is necessary that you keep certain documents ready. What kind of documents? Number one, the resolutions passed by the general body for the monthly contribution and penal interest
for delayed payments to be charged to any defaulting member to be as per the bylaws. So आप जो भी पेनल इंटरेस्ट लगाते हो बायलॉज के तहत जो होगा वही लगाओगे आप. तो वो रेजोल्यूशन जो पास किया उसकी कॉपी आपको लेटरेट पे रखना बहुत जरूरी है. देन द रेजोल्यूशन बाय द जनरल बॉडी फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज, मतलब जहाँ पे सोसाइटी डिसाइड करती है कि हमको रिकवरी इनिशिएट करना है अगेंस्ट सो एंड सो मेंबर्स और हम फला फला एडवोकेट या लीगल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर रेजोल्यूशन लगता है जो वहाँ पेश करना होता है. देन रेजोल्यूशन बाय द मैनेजिंग कमिटी फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज, फाइलिंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन सेक्रेटरी टू साइन द प्रोसीडिंग्स. सो एक अलग से रेजोल्यूशन लगेगा जहाँ पे आपकी कमिटी कहती है कि हम रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए जनरल बॉडी इज गोइंग टू अपॉइंट ऑथराइज द चेयरमैन और द सेक्रेटरी और एनी ट्रेजरर, मतलब एनी 2-3 इंपॉर्टेंट पर्संस टू साइन फॉर प्रोसीडिंग to initiate the recovery proceedings. At the same time, the resolutions passed by the managing committee for appointing an advocate, the name has to be clearly mentioned. Then statement of the month-wise, year-wise and principal amount, interest and the total unpaid amount in respect of the defaulters and legal charges can be included. So आप principal amount के लिए, interest amount के लिए और total जितना भी unpaid amount pending है उसके लिए आप केस फाइल कर रहे हो. लीगल चार्जेस ऑल्सो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि सर ये सब खर्चा हमको हम we are incurring these kind of losses for recovery proceedings. That also you can put. Notices issued by the society for recovery of dues to the defaulting members with their respective acknowledgement is very very necessary. तो आप जब नोटिस उनको इशू करते हो तो प्लीज एंश्योर दैट यू रिसीव देयर एक्नॉलेजमेंट दैट दे हैव रिसीव्ड द नोटिस. यहाँ पे मे बी यू मे आस्क मी अ क्वेश्चन सेइंग कि व्हाट इफ दे डोंट गिव एन एक्नॉलेजमेंट. अंडर दो सर्कमस्टेंसेस रजिस्टर्ड एडी से आप भेज दीजिए और रजिस्टर्ड एडी में एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता ही मिलता है या तो वो रिटर्न आ जाता है, दोनों में से. सो व्हाटएवर यू गेट यू हैव टू कीप इट विथ यू व्हिच हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार व्हेन द केस हियरिंग इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड. लीगल नोटिस सर्व्ड अपॉन द मेंबर्स, यू हैव टू कीप इट रेडी वहां पेश करने के लिए. रिसीप्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस, मतलब जो व्हेन यू फाइलिंग द चार्ज द रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए तो कोर्ट फीस आपको भरनी पड़ती है, उसकी रिसीप्ट आपको संभाल के रखनी चाहिए बिकॉज दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायर्ड व्हेन यू आर फाइलिंग द केस. Recovery procedure, okay, where the general body or the managing committee through secretary upon persistent default from a member, as per the rule 86A in form U, ये सब चीजें की जाएगी. Where he will be issue a notice to the defaulting member or occupant giving details of the dues with the interest accrued till date. इसका एक नोटिस भेजा जाता है. First demand notice 15 days to clear the dues उनको दिया जाता है, जिसको हम फर्स्ट नोटिस बोलते हैं. On expiry of this notice 15 days बाद एक second notice दी जाती है referring to the earlier notice and by giving another 7 days to clear the notice. On expiry of the second notice after 15 days you have to serve a legal notice through the advocate for recovery of dues. The first and the second notice can be hand delivered and acknowledgements can be taken. However, if member is not accepting, then you can send it by the registered AD and the delivery report or acknowledgement is required to be preserved, which you need to present before the deputy registrar. Post advocate notice society to convene an SGBM for passing an appropriate resolution to initiate the recovery proceeding. मतलब कि ये तीन नोटिसेस में 90 to 95% of the people pay their outstandings. बहुत कम जगह हमने देखा है कि जहाँ पे people are reluctant to pay and जिसके लिए आपको recovery procedure में जाना पड़ता है. अगर वो सिचुएशन आती है तो जनरल बॉडी बुला के जनरल बॉडी को बताना है कि हमने ये प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की है, उसके लिए उनके तरफ से कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया है, जिसकी वजह से वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू नाउ प्रोसीड अगेंस्ट देम अंडर सेक्शन 154B29 फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज. आफ्टर द थर्ड नोटिस, ओके, द MC should table the outstanding amount including interest portion, the date since which the amount is outstanding, year wise, month wise, showing bifurcation of the principal amount and the interest portion. The member should be clearly identified by full name and flat and shop number. तो ये रेजोल्यूशन जब आप पास करते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जनरल बॉडी के सामने रखोगे कि सो एंड सो पर्सन ओनिंग सो एंड सो शॉप, फ्लैट और गैराज, उसका प्रिंसिपल अमाउंट ईयर वाइज इतना बनता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना बनता है, उसका बाइफर्केशन प्रॉपरली उसको डिनोट करके, जिसमें महत्व भूमिका आपका अकाउंटेंट प्ले करेगा टू शो यू हाउ दैट फिगर हैज बीन अराइव्ड एट. Based on that, whatever final figure that you arrive at with a cut-off date, that is the figure for which you are going to initiate the recovery process.
resolution passed in the SGBM or MCBM should be as per the wording given in the forms available with the federation. So the resolutions जो आप बनाते हो, please understand, whenever you are passing any kind of resolutions in a cooperative housing society, it is very necessary that these resolutions should be properly worded, because ultimately when it comes to litigation, paper बोलता है, paper talks. So if your papers are not in order, what I mean to say when I say not in order, if the resolution which is passed by the general body or the managing committee, if that is not properly worded, then even one word here or there could create an unwanted situation for your legal person who is representing you. So it is very necessary that the resolutions which are passed in the special general body meeting or managing committee meeting should be as per the wordings given in the forms available with the federation, with authorization given to the managing committee to file the recovery proceedings and to be present in the matter on or behalf of the society. So you have to authorize them to remain present. So उस authority का भी एक resolution properly pass करना जरूरी है. The resolutions to be passed in the managing committee authorizing the chairman secretary to sign and submit all required papers and documents with the registrar or deputy for recovery of dues. तो ये जो बैक ऑफिस वर्क है उस रिकवरी प्रोसीजर के लिए, वो सारा आपके सोसाइटी का दायित्व होगा. They will be the ones who will be required to do the preparations of all these paperworks along with your accountant, of course, and provide it to the advocate who will be initiating on behalf of you. So the resolution for appointment of advocate is also very important, as I said, with his name properly. Thereafter, the recovery proceedings may be filed under section 154B 29 before the deputy registrar. Now, ये जो first notice जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जिक्र किया है मैंने, उसका एक छोटा फॉर्मेट हमने आपको दिया है. साधारण यही फॉर्मेट में आप दे सकते हो नोटिस. देयर इज नो इश्यू ऑन दैट. कुछ वर्डिंग्स एक आध दो चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो. फर्स्ट नोटिस मिलने के बावजूद पैसा नहीं दिया है सोसाइटी को, उनको आप सेकेंड रिमाइंडर इश्यू करोगे फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ वॉट एवर रुपीज दैट हैज बीन डिसाइडेड. ये सेकेंड नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो आप पैसे नहीं दोगे तो सोसाइटी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. दे विल नीड टू प्रोसीड अगेंस्ट यू, फाइल अ केस अगेंस्ट यू फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज. जी सेज ऑन रिसीप्ट ऑफ on non-receipt of the dues, you have to submit a recovery proposal in duplicate, okay, out of the 3 to the registrar office by proper payment of court fees. For defaulter having multiple units, the fees shall be multiple per proposals. Each proposal shall be for 1 unit. The billing is going to be separate. Similarly, the recovery also is going to be separate. The payment of challan in government treasury for initiation of the recovery proceedings is going to be again for separate units, flats, shops, whatever it is. Register to start procedure under rule number 86B or F order and issue the notices to all concerned parties, asking them to show cause why suitable action should not be taken against them. मतलब एक प्रॉपर हियरिंग वहां कंडक्ट की जाएगी जहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ओके अंडर रूल 86B to F will issue an order or notice to the defaulters कि आप सोसाइटी का भुगतान नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर अ डिफॉल्टर, तो आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. इट्स लाइक अ शो कॉज नोटिस व्हिच इज इशूड टू देम. द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिकवरी सर्टिफिकेट इज वेरी सिंपल. द रजिस्ट्रार post scrutiny of the case will issue a notice to the defaulter allowing him or her to put forth their case. उनको पूर्णता मौका दिया जाएगा to come before the deputy registrar and present their reason for non-payment. Having said that, let me add one line over here. Under any circumstances, the members are not allowed to refrain from paying their dues. मतलब you cannot hold back your payment of maintenance
citing any other reasons or any other difficulties that you are facing in the society. Notice if returned not delivered, the deputy registrar may order a public notice to be issued in 2 leading newspapers. Based on the merits, in whatever manner the deputy registrar is convinced, he would issue the recovery certificate for that amount. Areas of the society are considered to be on par with land revenue and are recoverable as land revenue. So ये चीज भली भांति समझ लीजिए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ता है. Now the society has to approach the housing federation once you receive the recovery certificate from the deputy registrar, where under section 156 of the MCS Act and Rule 107 of the Rules 1961, the recovery officer shall be appointed by the federation. Federation के पास recovery officers की list है, empaneled recovery officers है, तो आपको federation को approach करना होता है, वहाँ वो recovery officer appoint करते हैं. The recovery officer shall issue a demand notice of 7 days of receiving the recovery certificate to the defaulting members. He will issue a further notice within 7 days from the expiry of the above notice. 30 दिन बाद वो और एक notice निकालेगा. Thereafter, the recovering officer shall prepare a demand notice for the outward transmission of the sale officer for disposing of the movable assets of the defaulter. On receipt of the recovery certificate, the recovery officer shall prepare a demand notice for being sent to the sale officer for attaching the movable property of the members. In short, अगर आपने मेंटेनेंस का जो भी रिकवरी सर्टिफिकेट में तय किया गया है, वो अमाउंट अगर आप नहीं भरते हो, तो आपका फ्लैट हो या शॉप हो, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो, गैराज हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा सकता है. उसका प्रोसीजर अभी मैंने आपको बता दिया. The sale officer, on the receipt of the recovery paper from the recovery officer, shall visit the flat of the member concerned for preparing an inventory of the movable property and hand over such list to the member concerned and serve the demand notice. If the amount not paid by the member concerned, okay, then immediately on service of the demand notice, the sale officer will attach the movable properties. Thereafter, the sale officer will fix a date, time, and for such auction of the movable property seized and out of the same and pay the sale proceeds thereof to the society in satisfaction of the outstanding dues payable. But as I said कि ये list बना के इसको बेचना, ये generally at least I have not seen, so I am sharing you with my experience. But law में लिखा हुआ है कि he can proceed on these lines. The sale of the attached property shall be carried out as per the provision of the MCA Act 1960 and Rule 1961. In the event the proceeds of the sale of the movable property are found to be insufficient to cover the outstanding recovery as per the recovery certificate, the sale officer will proceed against the flat of the defaulter by arranging the auction of the flat to recover the balance. मतलब ये जो मैंने कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर अगर उतना पैसा नहीं बनता है कि भाई सोसाइटी को 5 लाख रिकवर करना है और इसका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन ये वो बेच के 5 लाख नहीं बनता है, तो नेक्स्ट विल बी फ्लैट. बट एज आई टोल्ड यू अगेन, आई एम रिपीटिंग कि इसका लेखा जोखा वो बनाने को नहीं बैठते, वो स्ट्रेट अवे फ्लैट पे आ जाते हैं, बिकॉज वो सबसे आसान रहता है. आफ्टर रिकवरी ऑफ द सोसाइटीज ड्यूज एंड एक्सपेंसेस, okay, incidental and the process of recovery and balance amount, if any, will be handed over to the concerned member. In addition to the attachment and sale of movable and cases where immovable assets of the member, 154B10 says no member shall be eligible for being appointed, nominated, elected, co-opted, or for being a member of a committee if he is a defaulter of the society. 154B23 subsection 1 said, without prejudice to the other provisions of this act or the rules made thereunder in relation to the disqualification of being a member of the committee, the person shall be eligible to appoint, nominate, elect, co-opted for being a member of the committee. So there are no other provisions, it says, where if this disqualification is done, then you cannot be the member or you cannot even fight the elections for that point. If he is a defaulter of any society, okay, under 154B23(2), a member who has incurred any kind of disqualification under subsection 1 shall cease to be a member of the committee
and his seat thereupon be deemed to be vacant, मतलब अगर वो डिफॉल्टर है तो ऑटोमेटिकली वो मेंबरशिप से उसकी मेंबरशिप चली जाती है फ्रॉम द कमिटी, वो कमिटी का सदस्य नहीं रह सकता है, इट इज डीम्ड टू बी वेकेटेड। सो आपको सिर्फ एक स्मॉल कंप्लेंट करनी है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एंड ही विल टेक केयर ऑफ दैट। सो रिकवरी प्रोसेस प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू अगेन इन नटशेल। नंबर 1, identify the person who is more than 3 months a defaulter. Number 2, whatever interest component you are putting, it will be on simple interest only. उसका जो भी आप दोनों मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट आप तय करोगे, उस अमाउंट को आप जनरल बॉडी को बताओगे, उस अमाउंट को मैनेजिंग कमिटी विल डिसाइड टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी। व्हेन द मैनेजिंग कमिटी प्रोसीड्स फॉर द रिकवरी, they will be appointing a professional to do that, where a first notice will be given, 15 days के बाद second notice will be given, 7 days के बाद the advocate notice will be given, 15 days के बाद a general body will be called. In the general body a resolution will be passed for initiating recovery proceedings under the defaulter under section 154B29. The advocate will be appointed. In the general body you have to pass resolutions, number 1 to initiate the proceedings, number 2 to appoint the advocate, number 3 to whatever amount you are going to recover, number 4 to authorize the members of the committee, the secretary or chairman, to represent, to sign on behalf of the society. After this, the case is filed before the deputy registrar under section 154B29. When the case is filed, the deputy registrar will give a proper hearing to both the parties, that is जो complainant है उनको भी और जिनके खिलाफ है उनको भी। Hearings के बाद once he is satisfied, he will give you a certificate which will denote कितना अमाउंट रिकवरी बनता है। उसके बाद आप फेडरेशन में जाओगे, उनको बोलोगे भाई ये रिकवरी सर्टिफिकेट है, वहाँ पे रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। रिकवरी ऑफिसर विल गो टू द सेल्स ऑफिसर, दे विल गो इशू द नोटिसेस टू द कंसर्न्ड डिफॉल्टर। इफ ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, देन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका लेखा जोखा बनाया जाएगा, उसको डिस्पोज किया जाएगा। But I am repeating again कि generally they will not go to that extent, they will straight away go for auctioning of the property. Property auction करने के बाद जो भी सोसाइटी का ड्यूज है वो ड्यूज सोसाइटी को दिया जाएगा, बैलेंस जो भी मेंबर है जो डिफॉल्टर है उनको दिया जाएगा। This is the way the recovery of the defaulters is carried out. But having said that, the last sentence is defaulters cannot हैव एनी से इन द सोसाइटी, मतलब वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना कमिटी मेंबर बन सकते। अगर किसी कारणवश कमिटी मेंबर डिफॉल्टर बनता है तो हिज प्लेस इज डीम्ड टू बी वेकेटेड। वन कंप्लेंट टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड हिज प्लेस इज गॉन।